अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं टीचर तारिक अहमद लोन आपको इस वीडियो क्लास के ज़रिए क्लास 8th सोशल साइंस की बुक 3 सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ का पहला चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। इस किताब का जो पहला चैप्टर है ये व्हाई डज ए कंट्री नीड ए कॉन्स्टिट्यूशन। एक मुल्क चलाने के लिए आइन की ज़रूरत, कानून की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ये इस सबक का पहला चैप्टर है। अब ये जानने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हम किसको कहते हैं। फिर हम ये खुद समझ सकते हैं कि इसकी नीड के, इसकी ज़रूरत क्या है। आप प्यारे बच्चों, मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ। A constitution helps serves as a set of rules and principles that all persons in a country can agree upon as the basis of the way in which they want the country to be governed। या दूसरी डेफिनेशन में इसकी बताता हूँ, a system of beliefs and laws by which a country, state or organization is governed। अब मैं आपको मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन किसको हम कहेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, गेम तो हम खेलते हैं, आपने भी कई सारी गेमें खेली है, क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल और भी कहीं दीगर सारी गेम्स आप खेलते हैं। ये गेम्स आप अपनी मनमानी से नहीं खेलते, ये गेम्स हम रूल्स के हिसाब से खेलते हैं। जो भी गेम हम खेलेंगे वो गेम हम उसी गेम के रूल्स जो होंगे उसी को फॉलो करते हुए हम खेलते हैं। जैसे हम अगर फुटबॉल गेम को खेलेंगे तो ये गेम जो है हमें सिर्फ फुट के ज़रिए, लातों के ज़रिए ही खेलनी पड़ती है। अगर हम इस गेम को हाथ लगाकर खेलना शुरू करें तो ये रूल के खिलाफ हो जाते हैं, तो ये फाउल मानी जाती है। तो इसका माना ये हुआ कि जो भी गेम हम खेलने जा रहे हों तो हमें वो गेम के रूल्स पता होने चाहिए, हमें उस गेम के रूल्स को फॉलो करना सबसे ज़रूरी है। तब हम इस गेम को अच्छी तरीके से वहाँ पर ग्राउंड में जाकर खेल सकते हैं। चाहे ये गेम क्रिकेट हो तो क्रिकेट के रूल्स के हिसाब से खेलनी है, चाहे ये गेम फुटबॉल हो फुटबॉल के रूल्स से खेलनी है, चाहे ये गेम वॉलीबॉल हो तो वॉलीबॉल के रूल्स के हिसाब से ये खेलनी है। अब ये रूल्स हम फॉलो क्यों करते हैं, क्या वजह है कि हमें ये गेम खेलने के लिए रूल्स जो हैं फॉलो करने पड़ते हैं। बिकॉज दीज रूल्स हेल्प अस टू डिफाइन द गेम एंड हेल्प्स अस टू डिस्टिंग्विश वन गेम फ्रॉम द अदर। आप प्यारे बच्चों, आपको समझ में आया होगा कि एक गेम को दूसरे गेम से अलग करने के लिए, इन गेमों में फर्क करने के लिए हमें ये जो रूल्स है ये फॉलो करने पड़ते हैं। ये रूल्स जो हैं इनको हम कॉन्स्टिट्यूटिव रूल्स ऑफ द गेम भी कहते हैं। अब जिस तरीके से हमने इन रूल्स को फॉलो किया, इसी तरीके से हमारी सोसाइटी जो है इसमें भी हमें रूल्स फॉलो करने पड़ते
हैं। सोसाइटी also has constitutive rules that makes it what it is and distinguish it from other societies. अब प्यारे बच्चों, अब ये जो सोसाइटीज हैं, ये जो हमारा समाज है, ये जो हमारा मुल्क है, इसमें क्या होता है कि अगर हम अपने हिंदुस्तान की बात करें, ये एक बहुत बड़ा मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ कबीले, मुख्तलिफ मज़ाहिब के, मुख्तलिफ फ़िरकों के लोग, ऊंच जात पात के लोग रहते हैं। अब इस हमारे मुल्क में ऐसे कानून बनाना ये बहुत ही दुश्वार काम है कि किस तरीके से सारे मजहब के लोगों को यकजा करके ये आइन बनाया जाए, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाए, कानून बनाया जाए, ताकि इस मुल्क को कोई चलाने में कोई दुश्वारी ना हो। अब ये कानून बनाने के लिए जो है, ये बड़े बड़े लोग जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज थी, उन्होंने सारे मजहब के लोगों को यकजा करके उनके लिए एक जैसा कानून बनाया, ताकि ये मुल्क हिंदुस्तान जो है ये बिखरे ना, ये टूटे ना। इसलिए ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये गारंटी भी देता है हमें कि आपके जो भी रूल्स हैं, जो भी राइट्स हैं, ये सेफगार्ड हैं। अब इसके बाद अगर हम देखेंगे तो जो ये रूल्स हैं, ये रूल्स क्या हैं, कौन से रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए गए, या कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसको हम ये किसको हम कहेंगे, ए रिटन डॉक्यूमेंटेड सेट जो होगा, आजकल ये हमें अवेलेबल भी है, तो इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। ए रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स, कैसे रूल्स जिनमें हम ये पता चले, जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे कि मुल्क कैसे चलाना है, मुल्क में किस तरीके कानून हमें नाफिज करने हैं, इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। इसी का नाम दिया गया है प्यारे बच्चों, ये कॉन्स्टिट्यूशन है, ये आइन है। अब आइन जो है, इसमें जो लॉज है, इसमें जो ये आइडियाज दिए गए हैं, इनको ये समझा जाता है कि ये जो है मुल्क में सब लॉ से ऊपर है, इसको सबसे बड़ी पैरा ऊंचा दर्जा दिया जाता है। जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये हिंदुस्तान में जो या डेमोक्रेटिक मुल्क में सबसे बड़ा इस बड़ा अजर, बड़ा इसको ताकत दी जाती है, बड़ा इसको माना जाता है। इसके ऊपर कोई भी कानून नहीं हो सकते, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट हो, या कोई और कोर्ट हो। तो मगर जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सबसे बड़ा कोर्ट, सबसे बड़ी लॉ मेकिंग बॉडी जो जिसने इसको तशकील दी है, ये उसको माना जाता है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि आइन बनाने से हम देखते हैं कि जो भी मुल्क होता है इसमें अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। हर मुल्क को चलाने के लिए, हर ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए उसको रूल्स की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने से, आइन अपनाने से कोई भी मुल्क जो है वो डेमोक्रेटिक मुल्क नहीं बन सकता है। कानून बनाने से ही, आइन बनाने से, कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने से कोई भी मुल्क डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बन सकता है। अब डेमोक्रेटिक मुल्क किस मुल्क को हम कहेंगे, डेमोक्रेटिक मुल्क जो है वेयर people choose their own representatives so that they can exercise power, responsibility on our behalf. अब डेमोक्रेटिक कंट्री किसको हम कहेंगे, डेमोक्रेटिक मुल्क वो मुल्क हुआ प्यारे बच्चों जिसमें हमें ये हक दिया गया हो कि आप अपने नुमाइंदों को चुनो, और वो नुमाइंदे जो हैं हमारी बात को आगे की ओर पहुंचाते हैं। हम उनको ताकत देते, हम उनको चुनते, हम उनको पावर देते, और उसके बाद वो उस पावर के इस्तेमाल आगे असेंबली या पार्लियामेंट में जाकर हमारी बात को पहुंचाते हैं। ये जो है डेमोक्रेटिक कंट्री, इसमें हमारे यहाँ 18 साल से ऊपर
जो भी लड़का या लड़की हो वोट डालने का हक उसको दिया जाता है। डेमोक्रेटिक मुल्क जो है, अब हमने जो इस डेमोक्रेटिक मुल्क में जो रिप्रेजेंटेटिव चुन लिए, चाहे वो एमएलए हो, एमपीज हो या कोई और नुमाइंदा हमारा हो, जैसे यहाँ पर सरपंच या वार्ड मेंबर्स जो होते हैं उनको भी हम चुनते हैं। अब इनको जब हमने ये ओहदा दिया, इनको जब हमने चुन लिया, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी होती है प्यारे बच्चों। क्या पॉसिबिलिटी होती है कि जब हमने इनको आगे पहुंचाया, इनको चुन लिया, इनको ये ताकत दी, तो ये हम इस पावर का मिसयूज भी कर सकते हैं, जैसे कभी कभार हमें देखने को भी मिलता है। अब मिसयूज ऑफ पावर ये क्या करेंगे, ये डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ऊंच नीच करेंगे, ऊंच जात पात में ये फर्क करेंगे, अपने और गैर में फर्क जानेंगे, शहर वाले और गांव वालों में ये फर्क करेंगे, अमीर और गरीब में ये फर्क करेंगे, मजहब की बुनियाद पर ये फर्क करेंगे, रिलीजियस की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर या कास्ट की बुनियाद पर अपनों को ज्यादा दूसरों को कम, ये इसमें भी डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, फर्क कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें आपको अब समझ में आई हो, क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी भी कुछ होती है। मगर ये जो नुमाइंदे हमने चुने, अब ये इस पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकते थे। मगर साथ में क्या है प्यारे बच्चों, जो हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारा ये आईन है, ये इनको ये करने से रोकता है। अगर आईन नहीं होता तो इसमें क्या होता है, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होती, इसमें फर्क होता, जो इनको मर्जी आता ये वो कर लेते, जो इनको ये 5 साल की मुद्दत या 6 साल की मुद्दत में जो ये चाहते वो कर सकते थे, जो चाहते वो कानून तोड़ सकते थे, जो चाहते वो लॉ तोड़ सकते थे, अमेंडमेंट कर सकते, अब नए कानून ला सकते थे। मगर साथ में कॉन्स्टिट्यूशन है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ये हमें गारंटी देते हैं, क्या गारंटी देते हैं, राइट टू इक्वलिटी, कि आपके जो सिटीजन्स है, इस मुल्क के जो सिटीजन्स है, इनको बराबर का हक दिया जाएगा। कोई भी मुल्क जो, कोई भी सिटीजन जो है, इसमें फर्क नहीं होगा। हर एक, चाहे वो अमीर हो गरीब हो, किसी भी मजहब से क्यों ना ताल्लुक रखता हो, उसको बराबर का हक दिया जाएगा। और दूसरी क्या गारंटी देते हैं, नो डिस्क्रिमिनेशन, कि आपका जो भी सिटीजन इस मुल्क का रहने वाला होगा, वहां पर कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगी, जात पात की बुनियाद पर, मजहब की बुनियाद पर, अमीर की गरीबी की बुनियाद पर, किसी भी किस्म का ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अब बच्चों आपको ये समझ में आया होगा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशन है ये क्या हुआ, ये एक लॉ मेकिंग बॉडी होती है, एक सिस्टम ऑफ बिलीफ्स होते हैं, एक सिस्टम ऑफ लॉज होते हैं, एक किताब है, जैसे एक किताब है, इस किताब के अंदर कानून लगे हैं, जैसे हमारे हर अपने कमेटी में कोई हम कानून बनाते हैं, वो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा है। जैसे हमारी इस्लाम में कॉन्स्टिट्यूशन है, इसी तरह हिंदुस्तान की बात अगर हम करेंगे, इसको मुल्क चलाने के लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन दिया गया है। अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इस्लाम की बात आई तो क्या है, हमें सुन्नत और फराइज को चलते आगे बढ़ना है, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो हमारा जो है एक सही रास्ता है, सिरातुल मुस्तकीम का रास्ता है। अब साथ कि ये कॉन्स्टिट्यूशन अब समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक ऐसी किताब है जिसमें मुल्क को चलाने के लिए कानून बनाए गए हों। अब ये मुल्क को चलाने के लिए जो कानून बनाए गए हैं, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया किसने, कैसे ये कॉन्स्टिट्यूशन बना होगा, ये कौन लोग थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया। अब प्यारे बच्चों, जो ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात जब आई तो ये 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली बात हुई, इसकी पहली मीटिंग हुई, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इसकी पहली सेटिंग हुई 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की पहली सेटिंग हुई, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन
फ्रेम करने की बात हुई। इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद, सईद मोहम्मद सैदुल्ला और कई बाकी दीगर लीडर जो उस वक्त के थे, इन्होंने काफी अहम रोल निभाया है। इनके अलावा सरोजिनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, ये कुछ औरतें भी हैं जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में अपना अहम रोल अदा किया है। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है, इसका पहला प्रेसिडेंट जो था, जिसकी निगरानी में ये असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन तैयार हुआ, ये था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी जो चेयरमैन था, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था। ये ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में, ये कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में, ये आईन बनाने में कितना टाइम लगा होगा? प्यारे बच्चों, आपको मैं बताता चलूं कि ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, ये कानून बनाने में उस वक्त जो हमारे लीडर थे, जिनके नाम मैंने कुछ आपके सामने पेश किए, इनको कम से कम 3 साल लगे ये कानून बनाने में। और जब इन्होंने ये कानून तैयार किए, हर कोई इस पर मुत्तफिक हुआ, हर किसी की राय इस पर आई, हर किसी ने इस पर इत्तेफाक किया, तो 26 नवंबर 1949 को फिर इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में इसको एडॉप्ट किया। अब एडॉप्ट करने के बाद 26 जनवरी 1950 को ये पूरी तरीके से हमारे मुल्क में नाफिजुल अमल में आया। तो 26 जनवरी, जिसको हम रिपब्लिक डे जो है, इसके नाम से भी जानते हैं। इस रिपब्लिक डे जो है, इसको भी सेलिब्रेट करते हैं। यूमी जमहूरिया का मुल्क, फिर जमहूरी मुल्क का जो एजाज है, फिर 26 जनवरी 1950 को हिंदुस्तान का ये एजाज जो है हासिल होता है। अब ये सारी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, ये सारी चीजें समझाने के बाद मैं आपको छोटा सा एक घर के लिए काम रखता हूं। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन था, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कितना टाइम लगा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या हुआ, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो क्या पॉसिबिलिटीज थी, रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे क्या करते। ये 2-4 सवाल आप खुद अपने घर में इस वीडियो को देखकर, इसी में आपके जवाब मिलेंगे। तो ये जवाब निकाल कर आप अपनी कॉपी पर नोट करना, और अगर कहीं पर समझ ना आया हो प्यारे बच्चों, तो मुझे आप भी कमेंट में लिख भी सकते हो, जहां पर आपको कोई भी परेशानी हुई होगी समझने में। वैसे इंशाल्लाह कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मैंने आसान से जुबान में बड़ी आपको समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, ये समझ आएगी। तो उम्मीद है आपको ये पसंद भी आएगी। बाकी